दोस्तों हाल ही में मैंने थड़ैयारा थक्का नाम की एक थ्रिलर मूवी देखी है और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मैगिस थिरुमलाई जी ने। IMDb पर मिले है इस फिल्म को 7.3 आउट ऑफ 10 और आपको ये फिल्म YouTube पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये कहानी है सेल्वा नाम के एक लड़के की जो अपना बिजनेस एक्सपांड करके सेटल होना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसी खतरनाक घटनाएं होती है जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। एक गलत शक की वजह से शहर के नामी गुंडे को मारने का इल्जाम उसके सर पर आ जाता है और अब उस गुंडे के आदमी हर जगह पर सेल्वा को ढूंढने लगते हैं, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड, उसके परिवार वाले और उसके दोस्त सभी लोग खतरे में आ जाते हैं। ऐसे में सेल्वा क्या खुद को और अपने परिवार को बचा पाएगा और आखिरकार उस गुंडे को किसने मारा? ये सारे मिस्ट्री देखने के लिए आपको आज की कहानी देखनी होगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग मूवी लेकर आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है बहुत ही पुरानी खंडर जैसी जगह से, जहाँ पर हमें कुछ खाली गोदाम दिखाए जाते हैं। अब रात को उस जगह पर दो लोग बैठे हुए थे और गोदाम के अंदर से किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज आती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां पर बैठा हुआ बंदा कहता है कि भोला भाई इस आदमी को मार क्यों नहीं देते? इसकी आवाज सुनता हूँ ना तो मेरा सर घूम जाता है। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में बहुत सारे लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम शहर के सबसे बड़े गुंडे भोला भाई को देखते हैं। उसके साथ उसका ब्रदर कुमार और उसके कुछ खास साथी होते हैं। और दोस्तों गोदाम के अंदर इन लोगों ने एक आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारकर उसे झंझट से लटका हुआ था। अब भोला के आदमियों ने उस बंदे की वैन को भी पकड़ कर लाया था। भोला कहता है कि तू मुझे धोखा देना चाहता था, मेरा ही नमक खाकर मुझसे गद्दारी, मुझे धोखा देने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। ऐसा कहते हुए उसके ही सामने उसकी पत्नी को मार देता है और फिर ये बाकी के लोग उसका भी काम तमाम कर देते हैं और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम सेल्वा नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो अपनी शादी की बातचीत करने के लिए प्रिया नाम की एक लड़की के घर पर आता है। उसके पिताजी से कहने लगता है कि सर, जब मैं 15 साल का था तब मुंबई आया था। उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज खुद की ट्रैवल एजेंसी चलाता हूँ। मेरे पास खुद की कार है। मेरे अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए मैंने अपने खुद की मेहनत से जोड़े हैं और फिलहाल मेरी एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ बातचीत चल रही है। अगर उनके एम्प्लॉयज के लिए ट्रैवल करने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया तो फिर तो मैं वेल सेटल हो जाऊंगा। मैं आपकी बेटी को 1.5 साल से जानता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद प्रिया के पिताजी कहते हैं कि अब बेटा मैं क्या बोलूँ, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं थोड़ी जल्दबाजी में किसी काम पर जा रहा था, लेकिन प्रिया की माँ ने मुझे तुरंत यहाँ पर आने के लिए कहा और यहाँ पर आते ही तुमने मुझे ये बात कह दी। वो क्या है ना, ये मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला है, इसलिए मैं इस फैसले को थोड़ा सोच समझ कर लेना चाहता हूँ। थोड़े दिन के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा। तो दोस्तों हमारा सेल्वा भी कुछ कम नहीं था। वो कहता है कि सर, मैं आपके बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं शादी इसी साल करना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे जल्दी बता दीजिए। और अगर आपको रिश्ता मंजूर नहीं है तो आप अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे लड़के से करा सकते हो। मुझे भी क्लैरिटी मिल जाएगी और मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद प्रिया के पिताजी अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये क्या, हमारी बेटी 1.5 साल से उस लड़के के साथ घूम रही है और तुम मुझे बात अब बता रही हो? प्रिया की माँ कहती है कि वो लड़का बहुत अच्छा है, ठीक ठाक कमाता भी है, इसलिए आप खुद ही फैसला कीजिए। उसके बाद हम एक शराबी आदमी को देखते हैं जिसने नशे की हालत में अपनी पत्नी को मार दिया था। वो अपने छोटे बेटे को भी मारने वाला था कि तभी वहां पर उसका बड़ा बेटा आकर अपने पिता को मार देता है और वो अपने छोटे भाई को बचा लेता है। अब यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं तो दोस्तों वो दो लड़के और कोई नहीं बल्कि बड़ा बेटा भोला होता है और उसका छोटा भाई कुमार। उसके बाद यहाँ इस तरफ हम सेल्वा को देखते हैं जो नंदिनी नाम की एक जान पहचान वाली लड़की को उसके ऑफिस में छोड़ने के लिए आता है। तभी उसे प्रिया का कॉल आता है और वो उसे तुरंत ही उसके घर पर आने के लिए कहती है। अब सेल्वा तो बैचलर होता है और वो अपने दोस्तों के साथ रहता था और यहाँ पर उसके रूम पर उसके दोस्त अतरंगी हालत में होते हैं। कोई शराब पीकर सोया हुआ था तो कोई नंगा ही अपने रूम में घूम रहा होता है। थोड़ी देर के बाद सेल्वा वहां पर आता है और प्रिया उसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे पिताजी शादी के लिए मान गए हैं, उन्होंने बस कुंडली देखने के लिए कहा है, वो सही निकलेगी तो हम शादी कर सकते हैं। प्रिया उसे ये भी कहती है कि मैं अपनी कुंडली लेकर आई हूँ, अब तुम्हारे कुंडली में क्या लिखा है ये क्या पता, लेकिन तुम एक अच्छे से पंडित से मिलो और उनसे तुम्हारी कुंडली मेरे कुंडली से मैच करवाओ और कुंडली मैच नहीं हो रही तो दूसरी कुंडली बनाओ जो मेरे कुंडली से मैच होती हो। ऐसा करने से हमें शादी में कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो सेल्वा भी खुश होकर ठीक ऐसा कहता है और ये दोनों यहाँ पर थोड़ा सा रोमांस भी करते हैं। अब उसी रात को पुराने गोदाम के पास हम भोला और एमएलए को देखते हैं। एमएलए उसे कहता है कि मैंने मांस के टुकड़े करने वाली मशीन को खरीदा है, लेकिन बहुत महीने हो गए मुझे इसे खरीदने वाला कोई मिल नहीं रहा, इसलिए मशीन ऐसे गोदाम में पड़ी है। तो भोला उसके साथ कुछ बातचीत करता है और वहां से चला जाता है। भोला के वहां से जाने के बाद एमएलए का एक बंदा उसे कहता है कि सुना है कि भोला के बंगले में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है, आज तक उसे किसी ने देखा नहीं है,
और भोला हमेशा उसका मजा लेता रहता है। एक बार उसे देखने के लिए मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया होता। लेकिन दोस्तों तभी अचानक उन दोनों की बातें भोला का भाई कुमार सुन लेता है। वो गुस्से में आकर एमएलए को पकड़कर उसे धमकाते हुए कहता है कि आइंदा अगर ऐसी बातें की या फिर उस बंगले के आसपास से मुझे दिखाई दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम लोग नहीं बचोगे। मेरे भाई की वजह से तू एमएलए बना है, ये बात भूल मत। ऐसे धमका कर वो वहां से चला जाता है। तो वही इस तरफ सेल्वा अपना काम खत्म करके रूम पर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे नंदिनी दिखाई देती है। वो उससे पूछता है कि इतनी रात के तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पहले तो नंदिनी उसे कुछ भी बताने से मना करने लगती है, लेकिन बार बार पूछने के बाद आखिरकार वो रोने लगती है। बताती है कि किसी भोला भाई ने मेरे पति को किडनैप कर लिया है। उनसे मेरे पति ने 1 लाख रुपए उधार के तौर पर लिए थे, लेकिन टाइम पर हम पैसे नहीं लौटा पाए। फिलहाल मेरे पास 1.5 लाख रुपए है और मैं वही पैसे देने के लिए भोला भाई को ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे उनका पता नहीं मिल रहा। इसलिए अब सेल्वा उसे अपने दोस्त मुरली के पास लेकर जाता है, क्योंकि उसका दोस्त मुरली भोला भाई के लिए काम करता था। वो मुरली को सारी बात बताता है और मदद करने के लिए कहता है। अब शिवा ने भी कई बार मुरली की मदद की थी, इसलिए मुरली कहता है कि हमें कसाई भाई से मिलना होगा। उसे ही पता होता है कि भोला भाई कहाँ पर है। तो अगले ही दिन ये लोग कसाई खाने में पहुंचते हैं और उस बंदे से मिलने के लिए जाते हैं, जिसका नाम होता है शेखर। इन लोगों को देखकर वो कहता है कि बोलो क्या मैटर है। सेल्वा बताता है कि गणेश मंदिर के पास जो मेडिकल है वो इस नंदिनी के पति अभिषेक का है, और इसके पति अभिषेक ने आपके भाई भोला से 1 लाख रुपए उधार के तौर पर लिए थे। फिलहाल वो ब्याज सहित 1.5 लाख रुपए लेकर आई है। प्लीज आप लोग अभिषेक को छोड़ दीजिए। अब ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी वो गुंडा उन लोगों के साथ बदतमीजी करने लगता है। कहता है कि हम किसी अभिषेक वगैरह को नहीं जानते, इसलिए तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। दरअसल उस शेखर को कुछ ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसलिए वो उन लोगों को जाने के लिए कह रहा था। लेकिन सेलवा ये बात पहचान लेता है और कहता है कि भाई बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। शेखर कहता है कि पूरे 4 लाख रुपए। इतने पैसे दे दो और तुम्हारे पति को ले जाओ। नंदिनी कहती है कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊंगी, और उधार पर तो 1 लाख रुपए ही लिए थे, उसका ब्याज ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक ही जाएगा। तो उसकी ये बातें सुनकर शेखर कहता है कि ऐसा है तो तुम तुम्हारे पति को भूल जाओ, या फिर अगर पैसे नहीं है तो मेरे साथ 1 महीना रुको, फिर तुम्हें पैसे देने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा पति तुम्हारे पास आ जाएगा। ये बात सुनने के बाद नंदिनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो रोने लगती है। ये लोग उस जगह से बाहर आते हैं। सेल्वा उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। फिर वो बैंक जाकर बाकी पैसे निकाल कर लेकर आता है। उसके बाद सेल्वा मुरली की मदद से भोला भाई से मिलने के लिए जाता है। फिलहाल भोला एक होटल में होता है और सेल्वा को वहां पर देखकर उसे कहता है कि बता कितने पैसे लाया है। सेल्वा कहता है भाई पूरे पैसे है, 4 लाख रुपए। भोला कहता है कि आज के जमाने में ऐसे दोस्त कहाँ मिलते हैं, ऐसे कलयुग में अपने दोस्त के लिए कौन ऐसा करता है। तो वहां पर बैठा शेखर कहता है कि अगर दोस्त की पत्नी खूबसूरत हो तो कोई भी ऐसा काम करेगा। ये बात सुनकर सेल्वा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो शेखर को घूरते हुए देखने लगता है, लेकिन फिर बात को ना बढ़ाते हुए सारे पैसे देकर नंदिनी के पति को लेकर चला जाता है। और नंदिनी को अपना पति मिलने के बाद वो सेल्वा को थैंक यू कहती है। उसके बाद सेल्वा प्रिया के घर पर जाता है। अचानक ही रूम के अंदर आने की वजह से प्रिया घबरा जाती है, क्योंकि उसने नाइटी पहनी थी। वो तुरंत ही शर्मा कर बाथरूम के अंदर छुप जाती है। सेल्वा उसे बताता है कि मैंने कुंडली मैच कर ली है, एक बार तुम उसे देख लो। अब प्रिया जैसे तैसे बाहर आती है और उस कुंडली को ले लेती है, और फिर थोड़ा रोमांस करके सेल्वा वहां से चला जाता है। अब उसके अगले दिन सेल्वा ऑफिस के लंच के टाइम पर प्रिया को खाना खिलाने के लिए एक होटल पर लेकर जाता है। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि उस होटल के अंदर भोला और उसके आदमी बैठे होते हैं। यहाँ सेल्वा वेटर से पूछता है कि खाना बनने में कितना टाइम लगेगा। वेटर कहता है कि 20 मिनट। फिर सेल्वा प्रिया से कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। और वो बाथरूम के अंदर जाकर फटाफट से अपने कपड़े चेंज करता है। अब दोस्तों उस होटल की पिछली साइड की गली में भोला के कुछ लोग और शेखर ये खेल रहे होते हैं। शिवा उस बाथरूम के कांच को निकालकर वहां से बाहर कूद जाता है। फिर वहां पर अपने चेहरे को किसी कपड़े से ढक देता है ताकि उसे कोई पहचाने ना, और एक रॉड हाथ में लेकर वहां पर खेल रहे सभी लोगों को मारने पीटने लगता है, और उस शेखर की भी अच्छी तरीके से धुलाई करता है। दरअसल दोस्तों सेल्वा ने शेखर को इसलिए सबक सिखाया था क्योंकि उसकी बहन जैसी नंदिनी का उसने बहुत ज्यादा अपमान किया था, और यहाँ पर शेखर को अच्छा सबक मिल जाता है। उसके बाद सेल्वा तुरंत ही होटल में आकर प्रिया के साथ खाना खाने लगता है। तभी यहाँ पर भोला भाई को खबर मिलती है कि उसके आदमियों के ऊपर किसी ने हमला कर लिया है, जिसमें उसका खास भाई शेखर बहुत ज्यादा घायल हो चुका है। तो ये लोग तुरंत ही वहां पर देखने के लिए जाते हैं, और भोला उस होटल से जाते वक्त सेल्वा को वहां पर देखता है, लेकिन वो तो वहां पर खाना खा रहा था, इसलिए उसे उसके ऊपर शक नहीं होता।
अब उसके बाद एक आदमी भोला के पास आकर उसे बताता है कि भाई तुम्हें मारने की प्लानिंग चल रही है, हमें ऐसी खबर मिली है, हो सकता है कि हमारे दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमला करे, इसीलिए आगे आने वाले कुछ दिन तुम संभल कर रहना, 2 दिन तक एक जगह पर मत रुकना, जगह बदलते रहना। उसके बाद हम पुराने गोदाम के पास 2 आदमियों को देखते हैं। उसमें से एक आदमी प्रकाश नाम के बंदे को बताता है कि यह वही जगह है जहाँ पर तुम्हारे जीजा और बहन को लटका कर मारा गया था। उन लोगों ने उनका बहुत बुरा हाल करके मारा था। और ये बात सुनकर वो आदमी फुट फुट कर रोने लगता है और उसकी आंखों में बदले की आग भी दिखाई दे रही थी। फिर रात को हम देखते हैं कि पुलिस शहर में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक गाड़ी दिखाई देती है। वहां पर मुरली मौजूद होता है और वो उसे अपने पास बुलाकर पूछते हैं कि बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मुरली बताता है कि प्रकाश के लोगों के साथ हमारा कुछ झगड़ा चल रहा है, तो हमें भोला भाई ने प्रकाश को ढूंढने के लिए कहा है और अगले हफ्ते तक उन लोगों ने भोला भाई को मारने की धमकी भी दी है। तो पुलिस उसे ठीक है ऐसा कहकर यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। खैर अब उसके अगले दिन पंडित जी प्रिया के घर पर आते हैं। वो सेल्वा और प्रिया की कुंडली देखकर कहते हैं कि इन दोनों की कुंडली तो बहुत ही अच्छी तरीके से मैच हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अब ये बात सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद सेल्वा एक ब्रोकर के साथ घर देखने के लिए आता है और उसे ये घर बहुत ज्यादा पसंद भी आता है। अब वो ब्रोकर जाते वक्त उसे कहता है कि ये सामने वाला बंगला देख रहे हो, ये किसका है पता है? ये भोला भाई का बंगला है और उसकी मेहरारू यहाँ पर रहती है। कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। अब उसके थोड़ी देर बाद प्रिया भी वो घर देखने के लिए आती है और शादी के बाद ये लोग यहीं पर रहने वाले थे। प्रिया सेल्वा के लिए लड्डू भी बनाकर लेकर आई थी जिससे वो खाता है और ये लोग थोड़ा सा रोमांस भी करते हैं। फिर प्रिया किचन में कुछ काम करने के लिए जाती है। इतने में ही सेल्वा के दोस्त वहां पर आकर वो लड्डू खा लेते हैं और कहते हैं कि ये बकवास लड्डू किसने बनाया है, थोड़े से भी टेस्टी नहीं है। और ये बात प्रिया सुन लेती है, जैसे कि वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिर सेल्वा उसे मनाने के लिए बार बार कॉल करता है, लेकिन वो थोड़ा नाराज होने की वजह से सेल्वा का फोन नहीं उठाती। अब रात को हम सेल्वा को देखते हैं जो कि गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी भोला के आदमी रास्ते पर गाड़ियों को चेक कर रहे थे। वहां पर मुरली होता है। सेल्वा उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम गाड़ी की चेकिंग क्यों कर रहे हो? मुरली बताता है कि भोला भाई के ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया है। फिलहाल वो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। उसके सर पर किसी ने बैट से हमला किया है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर कुमार के पूछने पर डॉक्टर बताते हैं कि बैट के 2 टुकड़े हो गए हैं, इसलिए ये हमला बहुत ही जोरदार हुआ था। फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो कोमा में जा चुके हैं। पता नहीं उन्हें होश कब आएगा, 1 घंटे में, 24 घंटे में या फिर 1 हफ्ते में, ये बताया नहीं जा सकता। उसके बाद पुलिस के साथ पूछताछ करने पर पुलिस उसे बताती है कि हमें बैट का एक दूसरा टुकड़ा मिला है और हमले को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये हमला करने वाला जो कोई भी इंसान है वो अपने लेफ्ट हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करता है। तो वही दूसरी तरफ हम सेल्वा को देखते हैं। उसकी गाड़ी का डीजल बॉक्स थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए वो उसे रिपेयर करने के लिए गैरेज में आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल्वा तो लेफ्ट हैंड से सिगरेट पी रहा था और वो भी लेफ्ट हैंड का ज्यादा इस्तेमाल करता है। फिर वो मैकेनिक उसे कहता है कि इसे ठीक करने के लिए 2 दिन लगेंगे। सेल्वा कहता है ओके, इसे ठीक कर दो। उसके बाद हम कुमार को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। जिसने भी भोला के ऊपर हमला किया था वो उसके साथ बदला लेना चाहता है। अब कुमार अपने आदमियों से कहता है कि भोला भाई के ऊपर हमला हुआ है, ये खबर पूरे शहर में फैला दो और जिसने भी हमला किया है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे बताने के लिए कहो, हम उनसे इनाम के तौर पर पैसे देंगे। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद शेखर कुमार से कहता है कि भाई हमें 2 लोगों के ऊपर शक है, सूरज नगर का प्रकाश और बांद्रा का मूर्ति। फिर क्या था, कुमार के कहने पर उसके लोग उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। अब कुछ आदमी तो प्रकाश को पकड़ लेते हैं और कुछ लोग तो मूर्ति को पकड़ते हैं। वो दोनों ही लोग कहने लगते हैं कि प्लीज हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारे भोला भाई को नहीं मारा है, हमारी बात सुनो, हमें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुमार और उसके गुंडे उनकी कोई भी बात नहीं सुनते और उन दोनों को जान से ही मार देते हैं। फिर उन दोनों की बॉडी को एक नाले के पास फेंक देते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और यहाँ पर जांच पड़ताल करने के बाद वो अंदाजा लगाती है कि इन दोनों का मर्डर कहीं दूसरी जगह पर किया होगा और फिर लाश को यहाँ पर फेंक दिया होगा। फिर अगले दिन सेल्वा प्रिया के घर पर जाता है। प्रिया की माँ उसे बताती है कि दोस्त के साथ हॉस्पिटल गई थी, वहां पर कुछ लड़ाई झगड़ा देख लिया तो बहुत ज्यादा डर गई है, उसे थोड़ा सा बुखार भी आया है। सेल्वा उसके पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है। कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अब उठो। फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाने लगता है। कहता है कि मुझे उस आईटी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अब हमारे 3 गाड़ियां उस कंपनी के लिए काम करेगी जिसके बदले में उन्हें बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ये खबर सुनकर प्रिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ कुमार को देखते हैं जो अपने आदमी मुरली से कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि भोला भाई के ऊपर हमला करने वाला कोई दूसरा है, क्योंकि अगर उस प्रकाश और मूर्ति ने भोला भाई को मारा होता तो जब हम लोगों ने उन्हें मारा था तो उन लोगों को कहना चाहिए था कि हमने तुम्हारे भोला भाई को मारा है, जाओ जो कुछ करना है कर लो। लेकिन वो लोग तो हमारे सामने जान की भीख मांग रहे थे और लास्ट तक कह रहे थे कि हमने तुम्हारे भाई को नहीं मारा है। इसका मतलब यही है कि हमलावर कोई और ही है।
यहाँ इस तरफ गैराज में एक लड़का सेल्वा की गाड़ी को ठीक कर रहा होता है। तो तभी वो पीछे की साइड पर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर खून से लगा हुआ एक बैट का टुकड़ा दिखाई देता है। अब भोला भाई के ऊपर हमला हुआ था, ये खबर तो पूरे शहर में फैल चुकी थी। तो वो लड़का तुरंत ही कुमार को कॉल करके सब कुछ बताता है और कुमार और उसके लोग तुरंत ही वहाँ पर पहुंच जाते हैं। उस बैट को देखकर लगता है कि ये वही बैट है जिसके जरिए हमला किया गया होगा। अब ड्राइवर के जरिए उन्हें सेल्वा का पता मिलता है। जब ये लोग उसके नए घर पर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर तो ताला लगा था। इससे उनका शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है क्योंकि हमला करने के बाद वो कहीं छुप गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ हम सेल्वा को देखते हैं। वो तो अपने गांव गया था अपने माता पिता को अपनी शादी के बारे में बताने के लिए। रास्ते में उसकी बैटरी डाउन हो गई थी इसलिए उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब यहाँ पर ये सब कुछ मुरली को पता चलता है तो वो सेल्वा के दोस्त बिल्लू को कॉल करके पूछता है, अरे बता सेल्वा कहाँ पर है। बिल्लू कहता है कि तू खुद ही उसे कॉल करके पूछ ले। मुरली कहता है कि मैंने उसे फोन करने की बहुत कोशिश की लेकिन काफी देर से उसका फोन नहीं लग रहा। भोला भाई को जिस बैट से मारा गया था उस बैट का एक टुकड़ा सेल्वा की गाड़ी में पाया गया है, इसलिए कुमार और उसके गुंडे लोग सेल्वा को ढूंढ रहे हैं। बता क्या सेल्वा ने सच में भोला भाई को मारा था। ये बात सुनकर बिल्लू यहाँ पर घबरा जाता है, कहता है कि मुझे नहीं पता लेकिन सेल्वा भोला भाई को क्यों मारेगा। फिर मुरली सेल्वा के सभी दोस्तों से कहता है कि तुम लोग जहाँ पर भी हो वहाँ से भाग जाओ वरना कुमार के आदमी तुम लोगों को पकड़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि कुमार के लोग सेल्वा के दोस्त पंकज और गोपी को पकड़ लेते हैं, उन्हें मारपीट कर एक जगह पर लेकर आते हैं और सेल्वा कहाँ पर गया है उसके बारे में पूछते हैं। लेकिन इन दोनों को खुद ही पता नहीं था कि सेल्वा कहाँ पर है और यहाँ पर इन लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा जाता है। अब रात के 9 बजे थे और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेल्वा गांव से शहर में आ जाता है और यहाँ पर प्रिया और वो रिक्शा में बैठकर घर की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन उसी रिक्शा में बैठे हुए दो आदमी सेल्वा को पहचान लेते हैं। वो तुरंत ही कुमार को मैसेज करके चुपचाप एक खबर बता देते हैं और रिक्शा को एक सुनसान जगह पर रोककर वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर सेल्वा और प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो लोग डर जाते हैं। अब इतने में ही वहाँ पर शेखर अपने कुछ गुंडों को लेकर आता है और सेल्वा के ऊपर हमला कर देता है। कहता है कि क्या तू खुद को बहुत ज्यादा शाना समझता है जो भोला भाई के ऊपर हमला करेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। सेल्वा कहता है कि देखो मैंने भोला भाई के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया है, प्लीज हम लोगों को यहाँ से जाने दो। लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उन लोगों के बीच में यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है। ये सब कुछ देखकर प्रिया बहुत ज्यादा घबरा रही थी लेकिन अब सेल्वा उन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मारता पीटता है और उन्हें घायल कर देता है। उसके बाद वो दोनों ही यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ इस तरफ कुमार अपने कुछ और आदमियों को लेकर आता है। शेखर उससे बताता है कि वो दोनों इस एरिया में भाग गए हैं, अब ये हमारा इलाका है, भाग भाग कर जाएंगे कहा। यहाँ उस घरों की गली के अंदर हम सेल्वा और प्रिया को देखते हैं। बहुत ज्यादा दौड़ने की वजह से प्रिया के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। ये लोग एक जगह पर रुकते हैं तब प्रिया उससे कहती है कि सेल्वा तुमने उस भोला भाई को क्यों मारा। सेल्वा कहता है कि मेरा यकीन करो मैंने उसे नहीं मारा है और जैसा वो लोग कह रहे थे कि उस बैट का टुकड़ा मेरी गाड़ी के अंदर पाया गया है तो अगर मैं भोला के ऊपर हमला करता तो उस बैट का टुकड़ा मेरी गाड़ी के अंदर क्यों रखता। अब उस एरिया में रहने वाली एक महिला अपनी खिड़की से उन दोनों को देख लेती है और किसी को फोन करके खबर देती है। यहाँ पर कुमार के आदमियों को वो लोग कहाँ पर है ये पता चल जाता है। तो आदमी कहता है कि वो एल रूट है भाई, हम उसे दोनों तरफ से घेर सकते हैं। कुमार कहता है कि हमारे और भी कुछ लोगों को बुलाओ और दोनों साइड से उसे घेर लो, चलो आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर एक बाइक वाला सेल्वा और प्रिया के सामने आता है। उन दोनों को देखकर वो वहां से चला जाता है और फिर अपने साथ कुमार के गुंडों को लेकर आता है। प्रिया भी इतने सारे लोगों को देखकर घबराने लगती है और वो गुंडे लोग कहते हैं कि हम दोनों इन दोनों को मार देंगे, कुमार भाई के आने तक इनका काम तो तमाम हो जाएगा। अब उनकी ऐसी बातें सुनकर सेल्वा अपने पीछे से एक हथियार निकालता है और खुद ही उनकी तरफ दौड़ते हुए उनके ऊपर बहुत ही जोरदार हमला कर देता है। वो उन सभी लोगों को अपने हथियार से घायल कर देता है। उनमें से कुछ लोगों के हाथ कटते हैं तो कुछ लोगों के पैर। यहाँ पर बहुत ही खूंखार लड़ाई होती है। कुछ गुंडे लोग तो ये सब कुछ देखकर वहां से भाग भी जाते हैं। उसके बाद सेल्वा प्रिया को लेकर उसके घर पर आता है और ये सारी बातें जानने के बाद प्रिया के पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सेल्वा से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे तकलीफ क्यों उठाए, तुम्हारी वजह से हम बहुत ज्यादा मुसीबत में आ गए हैं। अब बताओ हम लोग कहाँ जाएंगे, हमें कौन बचाएगा। बेचारा सेल्वा यहाँ पर बार बार कह रहा था कि मैंने उस भोला भाई को नहीं मारा है, वो लोग बेवजह मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। अब यहाँ पर नंदिनी, उसका पति अभिषेक और सेल्वा का दोस्त बिल्लू यहाँ पहुंच चुके थे। अभिषेक और बिल्लू प्रिया के पिताजी को गार्ड में बिठाते हैं और सेल्वा प्रिया से कहता है कि तुम अपने फैमिली को लेकर अपने रिश्तेदारों के घर पर चली जाओ, मैं ये सब कुछ मामला हैंडल करता हूँ और सब कुछ ठंडा हो जाने के बाद तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। प्रिया कहती है कि नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो वरना वो गुंडे लोग तुम्हें मार देंगे। लेकिन अब सेल्वा प्रिया को जाने के लिए कहता है और ये लोग उन्हें गाड़ी से भेज देते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ जब कुमार को सेल्वा नहीं मिलता तो वह अपने आदमियों से कहकर सेल्वा की गाड़ी, उसका दुकान
और उसने जो नया घर खरीदा था वहां पर जाकर तोड़फोड़ करने के लिए कहता है। वो गुंडे लोग वैसा ही करते हैं और सेल्वा की सारी चीजों को तोड़ देते हैं। यहाँ सेल्वा अपने दोस्त बिल्लू और अभिषेक से कहता है कि भला मैं उस भोला भाई को क्यों मारूंगा। जब मैं छोटा था तब अपने पिताजी से झगड़ा करके यहाँ मुंबई आया। मैंने यहाँ पर मेहनत की और सब कुछ हासिल किया। भला मैं इस लड़ाई झगड़े के लफड़े में क्यों पड़ना चाहूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उस भोला भाई को नहीं मारा है। मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब उसके अगले सीन में हम उस एमएलए और उसके बंदे को देखते हैं। वो आदमी एमएलए से कहता है कि भाई मुझे नहीं लगता कि सेल्वा ने उस भोला भाई को मारा होगा। उस रात तो वह सेल्वा हमारे ही कुछ आदमियों को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए गया था और वहां से उतनी जल्दी वापस आकर वो सेल्वा को नहीं मार सकता। यह किसी दूसरे ही बंदे का काम है। और उसके बाद हमें शेखर और एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है। शेखर पूछता है कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। पुलिस वाला बताता है कि हमने एक रेड लाइट एरिया में रेड मारी थी। वहां पर हमें 2 लड़के मिले जो एक औरत के साथ सो रहे थे। उन लड़कों को मार पीट कर हमने उनसे पूछताछ की और उन 2 लड़कों के पास हमें भोला भाई का वॉलेट मिला है। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शेखर ने ही भोला भाई के ऊपर हमला करवाया था और भोला को जान से मारने की सुपारी दी थी। वो उस पुलिस ऑफिसर को लेकर उन लोगों के पास जाता है और उन लड़कों को मारने पीटने लगता है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था और वो भी तुम लोगों ने ढंग से नहीं किया। उस भोला भाई को तुम आधे ही मार पाए। फिलहाल वो कोमा में पड़ा है और तुम्हें उस भोला भाई का पर्स चुराने की क्या जरूरत थी। ऐसा कहते हुए उन्हें मारने लगता है। लेकिन उसके बाद आदमी यहाँ पर एक शॉकिंग बात बताते हैं। जिस रात हम भोला भाई को मारने के लिए गए थे तब हमने उसकी गाड़ी का पीछा किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हम भोला भाई के पास पहुंचे तो वो तो वहां पर रास्ते पर गिर चुका था। उसके ऊपर पहले से किसी ने हमला कर दिया था, इसलिए हम उसकी बॉडी को वैसे ही छोड़कर वहां से वापस आ गए। लेकिन वहां से आते वक्त हमारे एक आदमी ने भोला भाई का वॉलेट चुरा लिया। अब ये बात सुनकर शेखर और वो पुलिस वाला भी हैरान हो जाते हैं। अगर इन लोगों ने भोला भाई के ऊपर हमला नहीं किया तो किसने किया होगा। यहाँ इस तरफ सेल्वा और उसके दोस्त ये सोच रहे होते हैं कि ये प्रूफ कैसे किया जाए कि सेल्वा ने भोला भाई के ऊपर हमला नहीं किया है। तो वो लोग सोचते हैं कि अगर भोला भाई को होश आ जाएगा तो वो तो खुद ही बता देंगे कि सेल्वा ने उसके ऊपर हमला नहीं किया है। लेकिन अब उनके पास इतना टाइम नहीं था, इसलिए सेल्वा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने दोस्त बिल्लू से एक गाड़ी मंगवाता है और ये लोग भोला भाई के उस बंगले पर जाते हैं। भोला उस बंगले के अंदर चुपचाप एंटर करता है क्योंकि उसे पता था कि यह बंगले के अंदर भोला की मेहरारू रहती है जो कि बहुत ही सुंदर है और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। लेकिन दोस्तों जब सेल्वा अंदर जाकर देखता है तो कुर्सी पर बैठी हुई उसे एक लड़की दिखाई देती है। वो चुपचाप उसे किडनैप करके अपनी गाड़ी के अंदर डाल देता है। सेल्वा अपने दोस्त बिल्लू से कहता है कि भोला भाई इस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अगर ये लड़की ये बताएगी कि सेल्वा ने भोला भाई के ऊपर हमला नहीं किया है तो कुमार और उसके लोग ये बात मान लेंगे और इस लड़की के जरिए वो अपने दोस्तों को भी छुड़ा सकता है। लेकिन दोस्तों तब यहाँ बदकिस्मती से हॉस्पिटल में भोला भाई की मौत हो जाती है। यहाँ पर मुरली सेल्वा को कॉल करके ये बात बताता है और भोला की मौत की खबर सुनने के बाद वो लोग तो शॉक रह जाते हैं क्योंकि उनके पास जो एक मौका था वो भी उनके हाथ से चला गया था। अब भोला जिस लड़की के साथ प्यार करता था ये लड़की उनके किसी काम की नहीं थी क्योंकि जब भोला भाई जिंदा होता तभी उसके लोग उसकी बात मानते। लेकिन अब ये लड़की उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो लोग इस लड़की की बात नहीं सुनेंगे। इसलिए सेल्वा उस लड़की को कुछ पैसे देता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। उस लड़की को छोड़कर ये दोनों वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। सोचने लगते हैं कि इस मसले को हल कैसे किया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भोला भाई के मरने की वजह से कुमार बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने लोगों के साथ गोदाम में जाकर सेल्वा के एक दोस्त पंकज को जान से मार देता है और वो भी हथौड़ा लेकर बहुत ही बेरहमी से। उसके बाद वो सेल्वा को कॉल करके उसे धमकी देता है कि मैंने तुम्हारे एक दोस्त को मार दिया है। अगर तुम तुम्हारे दूसरे दोस्त गोपी को बचाना चाहते हो तो सुबह तक खुद को सरेंडर कर दो वरना हम तुम्हारे दूसरे दोस्त को भी मार देंगे। अब उसके थोड़ी देर बाद में सेल्वा को एक बात याद आती है। उसने उस लड़की के हाथ पर एक गुलाब वाला टैटू देखा था और जिस रात ये घटना हुई थी उस रात सेल्वा रात को कहीं जा रहा था तो उसने उसी जैसे एक लड़की को और एक महिला को लिफ्ट दी थी। मतलब कि वो लड़की वही थी और अगर वो उस बंगले से कहीं बाहर नहीं निकलती तो उस रात वो वहां पर क्या कर रही थी। अब यहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं तो उस लड़की को याद आता है कि भोला भाई गाड़ी से उसे कहीं ले जा रहा होता है और उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। तो नशे की हालत में भोला भाई बीच रास्ते पर गाड़ी रोकता है और बारिश में रास्ते पर जाकर बैठ जाता है। तभी उस लड़की को गाड़ी के अंदर बैठ दिखाई देता है और भोला ने उस लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, उसका शारीरिक बहुत ज्यादा शोषण किया था। उसी गुस्से में आकर उस लड़की ने उस बैट से भोला भाई के ऊपर हमला किया था। अब यहाँ सेल्वा और उसका दोस्त उस लड़की को उस जगह पर जाकर ढूंढते हैं जहाँ पर उन लोगों ने उसे छोड़ा था। लेकिन वो लड़की तो वहां से जा चुकी थी। सेल्वा को शक हो गया था कि कहीं ना कहीं उस लड़की ने भोला भाई को मारा है। अगर वो लड़की अपना जुर्म कुमार के साथ शेयर करे, कुमार को ये बात बताए कि भोला भाई को उसने ही मारा है, तो फिर कुमार हम लोगों को छोड़ देगा। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद वो लड़की एक रिक्शा से उसी जगह पर वापस आती है। सेल्वा से कहती है कि कुमार को फोन करके बताओ कि मैंने ही उसके भाई भोला को मारा है, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। उसके बाद सेल्वा कुमार को फोन लगाता है
और वो लड़की कुमार को बताती है कि मैंने ही भोला भाई को मारा था और उसी रात जब सेल्वा की गाड़ी ने हमें लिफ्ट दी थी तो वो बैट मेरे ही हाथ में था। तो उस वक्त मेरे साथ बंगले में काम करने वाली मेड थी। उस मेड ने वो बैट मेरे हाथ से छीन लिया था और गाड़ी के पिछले हिस्से पर फेंक दिया था, जिस वजह से सेल्वा को भी पता नहीं चला कि वो बैट का हिस्सा उसकी गाड़ी में पड़ा हुआ है। तब यहाँ पर शेखर कुमार से कहता है कि अगर वो लड़की कौन है ये बात उन लोगों को पता चल गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कुमार सेल्वा से कहता है कि हमें वो लड़की चाहिए। सेल्वा कहता है कि उसके बदले में तुम्हें मेरे दोस्तों को छोड़ना होगा और हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसके भी सारे पैसे देने होंगे। तो कुमार उसके लिए मान जाता है, लेकिन फोन कट करने के बाद कहता है कि हमें उनके पास जाकर उन दोनों को ही खत्म करना होगा। यहाँ इस तरफ सेल्वा उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो लड़की कहती है कि पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ याद ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा परिवार कहाँ पर है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अब दोस्तों यहाँ पर सेल्वा सोचता है कि ये लड़की हमारी मदद करने के लिए वापस आ गई, हमें इसे बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। अब सेल्वा उस लड़की को पुराने गोदाम के पास लेकर जाता है और वो वहाँ का एड्रेस कुमार और उसके लोगों को बता देता है। थोड़ी देर के बाद कुमार और उसके लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो कहता है कि लड़की अंदर है। अब कुमार उस लड़की को लेने के लिए अंदर जाता है, लेकिन यहाँ बाहर जितने भी गुंडे लोग खड़े थे, सेल्वा साइलेंटली उन सभी लोगों को एक एक करके मार डालता है। उसके बाद वो गोदाम के अंदर आकर छुपकर बहुत ही बेरहमी से शेखर को जान से मार देता है। अब उसके बाद यहाँ पर सेल्वा और कुमार के बीच में बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग होती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करके एक दूसरे को बहुत ज्यादा जख्मी कर देते हैं, लेकिन फाइनली सेल्वा कुमार को जान से मार ही देता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं सेल्वा को कुर्सी पर बांध कर रखा गया था। वहाँ पर पुलिस और एमएलए पहुंच जाते हैं। उन लोगों के पूछने पर सेल्वा उन्हें बताता है कि कुमार उसके लोगों के साथ यहाँ मुझे मारने के लिए आया था, लेकिन उसे पता चल गया कि शेखर ने उसके भोला भाई को मारा है। अब शेखर ने भी अपने कुछ गुंडे बुला लिए थे और उन दोनों में बहुत ज्यादा फाइटिंग होकर उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। उनमें से कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पर बांध कर रखा था, फिर वो लोग लड़ाई करते हुए कहाँ पर चले गए कि मुझे कुछ भी नहीं पता। अब दोस्तों उस पुलिस ऑफिसर को तो पता होता है कि शेखर ने ही भोला भाई को मारा था, इसलिए उसे और एमएलए को सेल्वा की बातें सच लगती है, इसलिए वो लोग सेल्वा को छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों हमें तो पता था कि सेल्वा ने ही कुमार और शेखर और उसके आदमियों को मार डाला था। कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि सेल्वा उस लड़की को प्रिया के पास ले जाता है। ये लोग उसकी अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं और तब यहाँ पर टीवी में न्यूज चलने लगती है कि ये लड़की मिसिंग है, इसका नाम है संजना। ये भारत के सबसे बड़े अमीर लोगों की टॉप लिस्ट में आने वाले एक पिता की बेटी है जिनका नाम है संजय वर्मा। ये उनकी बेटी है। उनके परिवार वाले पिछले 1 साल से अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें उनकी बेटी संजना नहीं मिली है। अब दोस्तों ये सारी बातें पता चलने के बाद सेल्वा और प्रिया ये बात उस लड़की को बताने के लिए जाते हैं, लेकिन तब तक उस लड़के ने आत्महत्या करके अपनी जान दे दी थी। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।